हेलो फ्रेंड्स। आज हम बी ए बी जी 171 अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर उसकी 15 यूनिट आज देखेंगे। तो फेडरलिज्म एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है। तो ये इसमें देखो दो चीज़ों पे हमारा मेन फोकस होगा कि अम्बेडकर का व्यू क्या था लिंग्विस्टिक स्टेट को लेके। तो लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब है कि उन्होंने कभी भी वन लैंग्वेज को फॉलो मतलब उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा क्योंकि इंडिया एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है और यहाँ पे इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनका ये मानना था कि जो राज्य जो बने वो लैंग्वेज के आधार पे ही बने, और वो बने भी। मतलब हमारे जो स्टेट्स की जो फॉर्मेशन है वो लैंग्वेज बेस ही फॉर्मेशन है। तो वही उसी आइडिया को उन्होंने सपोर्ट किया था। और फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट भी इंडिया में अपनाया गया है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर हमारे यहाँ डिवाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ध्यान से सुने। सबसे पहले तो टर्म है कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कंट्री के अंदर ही यूनियन और स्टेट में एक रिलेशनशिप होना। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट की अपनी गवर्नमेंट्स होंगी और इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप होगा, ठीक है, जो दोनों मिलके मीन्स काम करेंगे और उससे देश को डेवलप कराएंगे। ये फेडरलिज्म का सिंपल कॉन्सेप्ट है। अंबेडकर ने अपनी एक राइटिंग लिखी थी जिसमें उन्होंने पर्टिकुलर उस राइटिंग का उस आर्टिकल का नाम था फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, ठीक है। तो वो इस चीज़ का ये आर्टिकल में उन्होंने स्पेशली इस चीज़ का जिक्र किया कि जो गवर्नमेंट है वो दो टाइप की गवर्नमेंट हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक ही हो, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, गवर्नमेंट दो टाइप की हो मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट हो और स्टेट गवर्नमेंट हो, लेकिन पूरे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ही वर्क करे। तो ये बात पे उन्होंने कहा, किस आर्टिकल में बोला था, तो फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम में। आगे हम अम्बेडकर इंडियन फेडरलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर बताते हैं। वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ थोड़ा वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे बात वो फेडरलिज्म की कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडियन जो फेडरलिज्म है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई राज्यों को भी अपने कुछ अधिकार दिए जाएं। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमानी करे, ठीक है। तो राज्यों को अपने अधिकार होने चाहिए, वो अपने चाहे जैसा वो डेवलपमेंट कराएं। तो मीन्स वहाँ पे फ्लेक्सिबल हैंड करना है, थोड़ा लचीला हाथ, थोड़ा ढीला छोड़ देना है। लेकिन जब बात आती है संविधान की तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप समझ रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई समझौता नहीं, वहाँ पे लूज या वहाँ पे ढीले हाथ नहीं करेंगे हम। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ, फेडरलिज्म जो है थोड़ा सा उसको टाइट ना बना के हल्का सा लूज कर दिया जाए ताकि राज्यों को भी अपने अधिकार हों। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो बैलेंस है पावर और अथॉरिटी का वो भी एडवोकेट होना चाहिए। एडवोकेट का मतलब होता है पर्याप्त, कि जैसे मैंने कहा कि सीएम के पास भी अच्छी खासी अपनी पावर होनी चाहिए ताकि वो अपने राज्य में बहुत अच्छे से डेवलप करा सके, अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करा सके। और सेम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास भी अपना पर्याप्त पावर है, अथॉरिटी है। तो इन दोनों के बीच एक समन्वय होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और तीसरा, उन्होंने बोला कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए जब क्रूशियल इश्यूज आते हैं। जैसे अभी बात हो इंटरनेशनल रिलेशन का कोई मामला है, या अभी कोई लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड समस्या हो जाए, या कोई फाइनेंस रिलेटेड कोई क्राइसिस हैं, ठीक है, या जो वॉर के टाइम पे जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, तो उस समय स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट किया अम्बेडकर ने। क्योंकि उन्होंने कहा कि उस समय तो भाई हालात ही ऐसे हैं कि आप फिर राज्यों पे नहीं छोड़ सकते, तो आपको स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए, उसी के पास ज़्यादा अथॉरिटी होना चाहिए। लेकिन वो कब है? वो कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के दौरान ही। अदरवाइज तो आप फ्लेक्सिबल रखेंगे और आप राज्यों को भी पर्याप्त अधिकार देंगे। ये इंडियन फेडरलिज्म को लेके अम्बेडकर का व्यू था। और उन्होंने लैंग्वेज को लेके जो बोला, उन्होंने कहा कि वन स्टेट वन लैंग्वेज होनी चाहिए, ना कि वन लैंग्वेज वन स्टेट। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट। वन स्टेट वन लैंग्वेज का मतलब ही है कि एक राज्य जो बनेगा, जैसे महाराष्ट्र बना, तो महाराष्ट्र बना तो मराठी लैंग्वेज वहाँ पे होगी, ठीक है ना। इस रूप से मैं कह रहा हूँ, गुजरात बना तो गुजराती लैंग्वेज होगी। तो वन स्टेट वन लैंग्वेज, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने सपोर्ट किया और वो आज भी रेलिवेंट है। आगे टॉपिक है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। देखो इसको आप ऐसे समझो, जब कॉन्स्टिट्यूशन में जब डिबेट हो रही थी ना, जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, तो कुछ लोगों ने नाम प्रपोज्ड किए कि इंडिया का नाम भारत हो, हिंदुस्तान हो, ठीक है, आर्यवर्त हो, ETC एक्सेट्रा। अम्बेडकर की जब बोलने की बारी आई तो उन्होंने
जो आर्टिकल फर्स्ट है, मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया तो आर्टिकल फर्स्ट में जब बात आई कि भाई इंडिया जो है वो क्या हो, तो इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट हो। अब इसको ध्यान से समझना आपकी क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जैसे एक एक स्टेट को मिला करके और फिर यूएसए बनता है, ये बात ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, आप ऐसे समझ लो कि एक यूनियन है, मीन्स एक सबसे सबसे सर्वोपरि जो चीज़ है वो है देश, और उसके अंदर फिर हम अपनी अपने अपने सहूलियत के हिसाब से स्टेट बनाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है कि अलग अलग राज्य जो हैं वो समर्थन देते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई, हम भी यूएसए का पार्ट बनते हैं, हम भी यूएसए का पार्ट बनते हैं। इस तरीके से यूएसए की फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबसे जो सर्वोपरि है, सबसे जो ऊपर है, वो है यूनियन, दैट इज़ इंडिया। और हाँ, इंडिया के अंदर हम जितने भी मर्जी उसके राज्य बनाए फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से। अभी ले लो JNK जो था, जम्मू एंड कश्मीर को, हमने उसको यूटी बना दिया। आंध्र प्रदेश पूरा जो है वो टूट के फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात। सेम उत्तर प्रदेश से जैसे उत्तराखंड निकला। तो ये चीज़ क्या दिखाती है, ये चीज़ दिखाती है कि हम अपने सहूलियत के हिसाब से राज्यों को मतलब डिवाइड कर सकते हैं, या उसको और ज़्यादा उसको बांट सकते हैं हम। लेकिन इंडिया जो है वो एक स्टार्टिंग से ही है, और वो उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मीन्स हम राज्यों से नहीं पूछेंगे कि तुम इंडिया को मानते हो या नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। इंडिया तो है, उसके अंदर फिर राज्य का हम अपने हिसाब से जब भी ज़रूरत होगी हम नए राज्य बना सकते हैं। मेरे कहने मतलब ये है। अमेरिका में ऐसा नहीं, अमेरिका में अब नया राज्य नहीं बना सकते, क्योंकि अमेरिका की जो फॉर्मेशन हुई है वो सभी राज्यों ने मिल के अपने आप को एक वोट, एक सहमति दी है कि ठीक है हम यूएसए का पार्ट है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ राज्यों के पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है कि चाहे तो अलग हो जाए। ये मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। तो वही है, यहाँ पे इन्होंने बोला इंडिया ने कि सॉरी अंबेडकर ने, कि फेडरेशन जो है इंडिया का कॉन्सेप्ट वो यूनियन बेस्ड है। और इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्रीबल का मतलब है कि इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। तो यूनियन है जो वो पावरफुल है और आप उसको तोड़ नहीं सकते, और कंट्री पूरी एक, वही पूरी एक कंट्री के रूप में ही हम इसको जानेंगे। हाँ, उसके अंदर मैंने बताया आपको स्टेट हम चाहें तो जितना मर्जी बना सकते हैं। अब ये कुछ डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका का जो फेडरेशन है वो इंडियन फेडरेशन से कैसे अलग है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें देखो आप ध्यान रखें, जो ये येलो पेन से मैंने कर रखा है ना, ये सारा अमेरिका के बारे में, ठीक है। और दूसरे हाइलाइटर से जो यूज़ कर रखा है ये इंडिया के बारे में। तो आपको जब भी आप इसमें नोट्स देखेंगे तो आप भी अपनी बुक में ऐसे ही करना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, अदरवाइज आप मिक्स कर देंगे। तो पहले हम येलो वाले पार्ट को देख लेते हैं, जो अमेरिकन जो फेडरेशन है वो क्या कहता है। देखो अमेरिकन जो फेडरेशन है ना, वहाँ प्रेसिडेंट सिस्टम है। आपको पता है हमारे यहाँ PM पावरफुल होता है, तो वहाँ प्रेसिडेंट है, और सारी पावर अमेरिका में प्रेसिडेंट के हाथ में है। लेकिन अगर उसके साथ साथ कंपेयर करता चले हम इंडियन फेडरेशन में, तो इंडियन फेडरेशन में प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट ज़रूर है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ नॉमिनल हेड है। जैसे इंग्लैंड में महारानी होती है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो काम करता है वो जो मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करता है। क्लियर है। तो ये आपको एक साफ अंतर समझ आ गया कि अमेरिका में प्रेसिडेंट मोस्ट पावरफुल है, सारी पावर उसी के हाथों में है। लेकिन इंडिया में क्या है, जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ PM और एग्जीक्यूटिव्स, मीन्स जो कैबिनेट मिनिस्टर, पार्लियामेंट, उसके हाथ में है। प्रेसिडेंट सिर्फ एक नॉमिनल हेड है, जो सिंबल है कि हाँ भाई ही इज़ द सिंबल ऑफ द नेशन। आगे हम बात करें कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेसिडेंट जो हैं वो क्या हैं, प्रेसिडेंट हैज़ अंडर हिम सेक्रेटरीज इन चार्ज, मीन्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके वो हेड हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन हम इंडियन यूनियन में बात करें तो यहाँ पे जो मिनिस्टर इन चार्ज हैं वो अलग हैं। आप ध्यान से सुने इस बात को। देखो अलग अलग मिनिस्ट्री जो है अमेरिका में, अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, उनके जो हेड है ना, जो हाईएस्ट अथॉरिटी, वो प्रेसिडेंट ही है, क्योंकि सारी पावर उन्हीं के हाथ में ही लाई करती है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में प्रेसिडेंट मैंने बताया सिर्फ नॉमिनल हेड है, और अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट हैं, उनके चार्ज अलग अलग मिनिस्टर के हाथ में है, ठीक है। तो इसका मतलब साफ समझ आ गया कि यहाँ प्रेसिडेंट सभी डिपार्टमेंट्स के हेड नहीं है।
तीसरा डिफरेंट क्या है, जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वो जो एडवाइस देते हैं उनके सेक्रेटरीज, जो उनके नीचे जो लोग हैं वो एडवाइस जब देते हैं तो प्रेसिडेंट मानने या ना मानने वो बाउंड नहीं है, ठीक है, मीन्स कि उनको माननी ही है एडवाइस। लेकिन याद रखना इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड है, मीन्स मिनिस्टर्स की एडवाइस को वो मानेंगे ही मानेंगे। क्लियर हुई ये बात। नेक्स्ट जो है, जो प्रेसिडेंट है यूएसए में वो किसी भी अपने सेक्रेटरी को डिसमिस कर सकते हैं जब चाहें। जैसे मान लो मैंने कहा प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है और अलग अलग डिपार्टमेंट में वहाँ पे सेक्रेटरीज होते हैं, तो प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी सेक्रेटरीज को वहाँ से रिमूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट तभी ऐसा करेगा जब जो मिनिस्टर्स हैं, जो हमारी जो गवर्नमेंट है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके जो मिनिस्टर्स हैं या वही से पीएम और पीएम की टीम आप इसको समझ सकते हो, जब वो बोल देंगे तभी वो कुछ आगे किसी को डिसमिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का जो सिस्टम है वहाँ पे क्या है कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे प्रेसिडेंट और उसके जो सेक्रेटरीज हैं वो कांग्रेस के मेंबर नहीं हैं। आप ऐसे समझ लो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ, जैसे अभी अमेरिका में जो बाइडन है प्रेसिडेंट, तो वो अगर चाहें किसी को मिनिस्टर बनाना चाहें, किसी को सेक्रेटरी बनाना चाहें तो अपने सगे संबंधी या उन सबको भी बना सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो उस पार्टी के हों ही। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडिया में जो भी मिनिस्टर बनेगा ना, ठीक है, मतलब जिसको भी जो डिपार्टमेंट दिया जाएगा तो वो स्पेशल किसी न किसी पार्टी से, मीन्स अगर मैं बात करूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी जैसे बीजेपी है तो उसी पार्टी का ही वो उम्मीदवार होगा ही होगा। और वैसे भी आपको अगर मैं बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी को चार्ज दे दें, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको एमपी हमें बनाना ही होगा। जैसे कि एग्जांपल है कि जैसे निर्मला सीतारमण हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी, ठीक है, तो अगर मान लो वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ते और फिर भी हमने उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री का हेड बना दिया, तो 6 महीने के अंदर अंदर हमें उनको किसी भी हाउस का, या तो एमपी मीन्स राज्यसभा से या लोकसभा से, हमें उनको चुनना ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही प्रावधान है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, कहने का मतलब ये है। आगे अगर हम बात करें हमारा जो एग्जीक्यूटिव जो सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव कौन लोग होते हैं, एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे। तो हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव हैं वो स्टेबल हैं और रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, या डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव के लिए 2 कंडीशन है, पहला कि स्टेबल एग्जीक्यूटिव और रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव। आगे कुछ और डिफरेंस देखें कि अमेरिका जो है वहाँ पे क्या है, मोर स्टेबिलिटी है, लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट जो होता है वो किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ और ब्रिटेन जो सिस्टम है, क्योंकि ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम ही हमने अपनाया है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये भी एक डिफरेंट है, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। और एक डिफरेंस अगर समझें कि अमेरिकन जो एग्जीक्यूटिव हैं वो नॉन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। ये मैं बता चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है वो वहाँ किसी पार्टी के उम्मीदवार हों, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो नॉन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेशल जिसको मेजोरिटी मिलेगी पार्लियामेंट में वही एग्जीक्यूटिव बन सकता है। यहाँ देखो मैं आपको बता दूँ 2 टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं दोस्तों, एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक होता है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में आते हैं ये जो मिनिस्टर्स होते हैं। भाई एक बात बताओ, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो निर्मला सीतारमण जी जो उसकी हेड हैं, तो ये क्या है, ये टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव हैं। भाई एग्जीक्यूटिव का मतलब ही ये है कि जो मैंने कहा ग्राउंड लेवल पे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराएं। तो भाई वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ हमारे यहाँ जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव भी होते हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट के, लेकिन वो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो वहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब जैसे ऑफिसर जो रैंक के अधिकारी हैं या जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, तो वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद वो हट जाएंगे। लेकिन ये जो हैं दूसरे जो मैंने बोला टेम्परेरी, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो इनको कुछ 5 साल बाद से फिर से अगर जीतते हैं तभी ये बन पाएंगे, अदरवाइज वो हट जाएंगे, इसीलिए इनको टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन कह दो या इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे
जो एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादा मीन्स उनकी जो यहाँ जो पार्लियामेंट्री सॉरी जो इंडियन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है उसमें मेजोरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और ये जो एग्जीक्यूटिव यहाँ जो वर्ड यूज़ हुआ है ना एग्जीक्यूटिव, ये टेम्परेरी वाला ही एग्जीक्यूटिव है कि यहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव तभी तक है जब तक सत्ता में पार्टी है। अगर पार्टी सत्ता में नहीं है, पार्टी अगर रिमूव हो जाती है तो वो एग्जीक्यूटिव भी हट जाएगा। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट जो है जो ब्रिटिश सिस्टम जो पार्लियामेंट्री का, उसमें क्या है, मैंने कहा मेजोरिटी पे ज़्यादातर चीज़ें डिपेंड होती हैं। और एक डिफरेंस अगर हम समझे कि यूएसए में आप एग्जीक्यूटिव को डिसमिस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के आप जो ये एग्जीक्यूटिव से इनको हटा सकते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये जो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये मैं उन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ जो मिनिस्टर्स हैं। परमानेंट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इन सब की मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो चुन के आते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो किसी न किसी डिपार्टमेंट को संभालते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव का भी काम करते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ यहाँ एक डिफरेंस ये है कि अमेरिका में जो ये एग्जीक्यूटिव होते हैं इनको आप डिसमिस नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। जैसे अगर कोई सरकार सही से काम नहीं कर रही है तो अपोजिशन को लगता है कि करंट गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स भी नाराज़ हैं अपनी गवर्नमेंट से, और दूसरे जो अपोजिशन में भी जितने सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो उनको भी लगता है कि सरकार गिरनी चाहिए। जैसे अभी पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार जो गिरी वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बाद ही गिरी। तो ये वोटिंग होती है और उसमें लोग सहमति असहमति दिखाते हैं। तो अगर आप करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और अगर आपने कहा, मेजोरिटी में लोगों ने, मिनिस्टर्स ने कहा कि इस पार्टी को गिरना चाहिए, अगेंस्ट में वोट कर दी, तो वो गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो वो गवर्नमेंट अगर गिर गई मान लो, तो जो एग्जीक्यूटिव हैं, किसी न किसी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, तो वो भी गिर जाएंगे ऑटोमेटिक। ये यहाँ पे मैं ये पॉइंट आपको समझाना चाह रहा था। तो ये सब पॉइंट हैं, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप पढ़ भी लेना। आगे अगर हम बात करें यूएसए में जो असेसमेंट होता है ना एग्जीक्यूटिव का, वो होता है डायरेक्ट, जब आप वोटिंग होगी तभी आपका हिसाब मांगा जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन आर होते हैं, रिजोल्यूशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, डिबेट होती है। एक छोटे सा एग्जाम्पल ले लो, इसको रिलेट करो आप। जैसे पीछे जब गलवान वैली में जब क्राइसिस हुए इंडिया और चाइना के बीच, तो राजनाथ सिंह जी से क्वेश्चन पूछे गए, उनको जवाब देना पड़ा। तो सेम है, अगर हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई होता है तो हेल्थ मिनिस्टर जवाब देगा, कोई फाइनेंस रिलेटेड कुछ इश्यू होता है तो फाइनेंस मिनिस्टर जवाब देंगे। आपने देखा होगा अमित शाह भी कितनी बार जवाब देते हैं। तो ये इसीलिए है क्योंकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आप काम करिए और जो भी आपका जैसे 4 साल बाद आपका हिसाब मांगा जाएगा जब चुनाव होंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो जब भी ये सेशन लगेगा पार्लियामेंट का, तब उसी दौरान हमारे यहाँ डिबेट होगी, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सरकार के खिलाफ लाया जा सकता है। तो यहाँ पे असेसमेंट जो हो बहुत ज़्यादा होता है, कहने का मतलब ये है। आगे है, अब ये टॉपिक है फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी वर्सेस फेडरल। तो अम्बेडकर ने किस चीज़ को माना, देखो ध्यान से देखें आप, फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा वो यूनिटरी बेस होना चाहिए या वर्सेस फेडरल, मीन्स दो कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए या सिंगल। तो सिंपल सी बात है, सिंगल। देखो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके इतिहास में मीन्स हिस्ट्री में पहले जाके देखें तो दो टाइप की बात होती है, एक यूनिटरी एक फेडरल। यूनिटरी का मतलब होता है कि एक सेंट्रल पॉलिटी जो है वो सुप्रीम होगी, ठीक है, और उसके नीचे कोई भी दूसरे राज्य या दूसरी कोई गवर्नमेंट ये सब नहीं होंगी। लेकिन फेडरल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सेंट्रल पॉलिटिक्स भी होगी, लेकिन उसके नीचे साइड बाय साइड क्या होंगी, गवर्नमेंट की अदर अथॉरिटी भी होंगी। तो इंडिया का जो फेडरल है वो ड्वेल पॉलिटी की बात करता है।
ड्वेल पॉलिटी का मतलब भी यहाँ पे ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, मीन्स राज्य जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इसके साथ साथ राज्यों की भी सरकारें हैं। तो पॉलिटी के दो रूप आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन, तो ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, ये हम शुरुआत में ही मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, वो पूरे इंडिया में अप्लीकेबल है, कोई भी राज्य उसको मना नहीं कर सकता। लेकिन पॉलिटी अगर हम देखें तो दो तरीके से सरकारें चलती हैं। केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकारों में अपनी अपनी राज्य सरकारें अलग हैं। तो ड्वेल पॉलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे है। सिटीजनशिप को भी लेके ले लो, अमेरिका में जो सिटीजनशिप है वो दो तरीके की सिटीजनशिप है। मीन्स एक अमेरिकन नागरिक यूएसए का भी सिटीजन होगा, इसके साथ साथ वो अपने किसी राज्य का भी सिटीजन होगा। तो वहाँ पे ड्वेल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखें, वहाँ पे ड्वेल सिटीजनशिप मिलती है आपको। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में पूरे एक ही सिटीजनशिप है, आप किसी भी राज्य के हों वो मैटर नहीं करेगा, आप भारतीय हो। और क्यों? क्योंकि रिलेट करो, हमने क्या देखा, हमने पढ़ा कि इंडिया में अंबेडकर ने स्टार्टिंग में ही माना कि हम सबसे ऊपर कौन है, हम सबसे ऊपर भारतीय हैं, उसके बाद मैं कुछ और हूं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में पहले आप किसी एक राज्य के नागरिक हो, उसके बाद आपने अपनी सहमति दी है अमेरिका के अंदर जुड़ने की। लेकिन यहाँ राज्यों के पास ऐसी सहमति नहीं है भाई, कोई चॉइस नहीं है। हमारे यहाँ सबसे मेन है देश। तो इसीलिए उसी आधार पे अगर आप रिलेट करोगे तो सिटीजनशिप जो है वो इंडिया में एक ही है। आगे अगर हम बात करें कि यूएसए का जो मैंने कहा वहाँ पे डबल सिटीजनशिप है, इसका मतलब साफ साफ समझ आता है कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका यूएसए का जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन और राज्यों के भी अपने संविधान है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में हमारा खुद का एक ही मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन है और वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। दूसरा अगर हम बात करें कि जैसे देखो इस पॉइंट में क्या बोल रखा है कि आर्टिकल 275 में जो प्रोविज़न है उसमें साफ साफ ये दिखा हुआ है कि इमरजेंसी के दौरान कोई वॉर हो जाए, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, कोई ऐसा कुछ इश्यू हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर का, फाइनेंस क्राइसिस आ जाए, तो उस दौरान आर्टिकल 275 के तहत सारी की जो सारी पावर है वो किसके हाथों में आ जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो वहाँ राज्यों के पास कोई अधिकार अपने नहीं रहेंगे। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में कभी भी आप राज्यों के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकते। तो वहाँ आप ऐसा कह सकते हो कि टाइट है, जो भी सिस्टम बनाया गया है वहाँ फेडरल सिस्टम वो बहुत ज़्यादा टाइट है। लेकिन इंडिया में है फ्लेक्सिबल, लूज है, क्योंकि हम अपने सिचुएशन के हिसाब से अगर चाहें तो राज्यों की शक्ति को कुछ टाइम के लिए ब्रेक लगा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं कि इंडिया के जो फेडरल के कुछ और फीचर हैं कि सिंगल जुडिशरी है हमारे यहाँ पे, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है। हमारा जो इंडियन जो फेडरल है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। मैं आपको बता चुका हूँ ये बात कि फ्लेक्सिबल तब है जब कोई इशू ऐसे आ जाए कि जहाँ पे बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारी ताकत, अपने पावर, अपने जो उसको यूज़ करना होता है, तो राज्यों के जो अधिकार हैं वो छीन लिए जाएंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो वो फ्लेक्सिबल है। और रिजिड का मतलब ये है कि कुछ जगह पे राज्यों को बिल्कुल अधिकार हैं, वो जैसे मर्जी अपने चाहें या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। तो इंडियन जो फेडरलिज्म है वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, सिंगल जुडिशरी है, पावर का डिवीज़न है सेंट्रल वर्सेस स्टेट में, और इसके अलावा हमारे यहाँ फ्रीडम भी है राज्यों को, ठीक है, बट छोड़ के इमरजेंसी के दौरान, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। तो ये रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी उसी को वही दिखाएगा, आप चाहें तो इसको अंडरलाइन मतलब वही कर सकते हैं और पढ़ लेना। बिल्कुल जो मैंने बताया है वही है, कुछ भी नई बात नहीं है इसमें, ठीक है, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अंबेडकर ने ये भी कहा कि जो यूनिफॉर्मिटी है, मीन जैसे एक तो सिंगल जुडिशरी मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन भी एक है और सबसे ऊपर जो है वो है सुप्रीम कोर्ट, तो सिंगल जुडिशरी है। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे आपने यूपीएससी जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं तो वो भी ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है ना, तो जो टॉप मोस्ट जो ब्यूरोक्रेसी है, एनडीए एग्जाम जो आर्मी में जो होता है, ठीक है, तो ये सब भी क्या है, ये यूनिफॉर्मिटी को ही दिखाते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज इनको बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा राज्यों की अपनी सर्विसेज भी हैं,
जैसे आपको पता ही होगा जो यूपीएससी एग्ज़ाम है वो ऑल इंडिया लेवल पे है, लेकिन स्टेट के भी अपने एग्ज़ाम होते हैं सिविल सर्विसेज के। लेकिन अगर टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेसी देखी जाए वो सेंट ऑल इंडिया एग्ज़ाम से ही क्लियर करके ही वो बनते हैं। तो अथॉरिटी का डिवीज़न भी हमारे यहाँ इसी तरीके से है कि सेंट्रल अपने अधिकारी अपने ओवरऑल एग्जीक्यूटिव्स चुनती है, ठीक है, और राज्य सरकारें अपने हिसाब से और अपने वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव चुनती हैं। लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज में चुने जाते हैं वो पूरे इंडिया में कहीं पे भी उनका ट्रांसफ़र और कहीं पे भी उनको पोस्टिंग वगैरह दी जा सकती है। लेकिन राज्य विशेष से कोई जो चुना जाएगा तो वो उसी राज्य में सर्व करेगा अपनी सर्विसेज। आगे अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को लेके क्या है कि अगर अंबेडकर ने बोला, और ये हमारे प्रावधान है भी, अगर आपको अमेंडमेंट करना हो, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना इजी नहीं है, उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउस में, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी का भी मतलब ये है 2/3 जो मेंबर्स हैं वो पक्ष में होने चाहिए आपके, और दोनों हाउस में अलग अलग से मेजोरिटी सिद्ध करोगे, लोकसभा में अलग से, राज्यसभा में अलग से, तभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब है टॉपिक लिंग्विस्टिक स्टेट को लेकर अम्बेडकर ने क्या बोला था। तो अम्बेडकर ने कहा था कि इंडिया एक मल्टीलैंग्वेज नेशन है, मीन्स यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए जो राज्यों का जो ऑर्गेनाइजेशन हो वो लिंग्विस्टिक आधार पे ही होना चाहिए, और उसी के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है वो बनाई गई थी, जिसने राज्यों को लैंग्वेज के आधार पे ही बांटा था। तो हमारे यहाँ जो लैंग्वेज जो है उसी आधार पे स्टेट का डिवीज़न है। और अंबेडकर ने ये भी माना कि लैंग्विस्टिक जो प्रोविज़न है, मीन्स जब हम जैसे लैंग्वेज के आधार पे जब बांटते हैं राज्यों को तो उससे डेमोक्रेसी मजबूत ही होगी, ठीक है। क्यों होगी ऐसा? क्योंकि देखो लोग जो है वो क्या है, मान लो अब एक फॉर एग्जांपल मैंने कहा गुजराती है, गुजराती लैंग्वेज, तो गुजरात जो पूरा रीजन है उसमें एक फीलिंग आएगी, एक वननेस की फीलिंग आएगी कि हम गुजराती हैं, तो वो अपने जो एरिया है मीन्स गुजरात उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कराने की कोशिश करेंगे, कॉमन कस्टम्स, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन वैल्यूज़ को वो शेयर करेंगे, कॉमन बिलीफ सिस्टम होगा। तो ये इस तरीके से अम्बेडकर ने कहा जो लैंग्वेज के आधार पे, और आपको पता है कोई हमारी ही भाषा बोलता है तो हम उससे कनेक्ट भी अच्छे से हो पाते हैं। तो इसीलिए देश को एकजुट करने के लिए, और देखो एक और चीज़ है, राज्य जब धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करेंगे तो उससे देश को भी तो फायदा ही हो रहा है ना। तो ग्राउंड लेवल पे अगर चीज़ों को मजबूत करेंगे तो ओवरऑल तो देश मजबूत होगा ही होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज के आधार पे ही डिवीज़न होना चाहिए राज्यों का। तो ये सब चीज़ें आप देख लेंगे पॉइंट जो मैंने बताए। इसके अलावा उनका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था कि एवरी स्टेट मस्ट बी यूनिलैंग्वल स्टेट। यूनिलैंग्वल का मतलब है कि जो भी राज्य बने तो उसकी फिर एक ही लैंग्वेज, ऐसा नहीं हो कि एक राज्य में दो दो लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जा रही हैं, कि गुजरात जो है वो गुजराती भी वहाँ चले, मराठी भी, ऐसा नहीं होगा। तो एवरी स्टेट मस्ट बी यूनिलैंग्वल, मतलब एक स्टेट एक लैंग्वेज। तो ये जो फॉर्मूला है इसके वो फेवर में थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो राज्य हैं जब उनका बंटवारा हो, जैसे अगर हम जब उनका डिवीज़न करें तो राज्य जो है वो स्मॉल बने, मीन्स बहुत बड़ा अगर राज्य होता है तो उसको थोड़ा सा फंक्शनिंग कराने में, उसको चलाने में दिक्कत होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मान लो कोई एक राज्य है जिसमें, जैसे आप ऐसे समझ लो कि मान लो अभी महाराष्ट्र ही ले लो, कितना बड़ा है, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि महाराष्ट्र में सिर्फ सारे मराठी ही बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, गुजराती कम्युनिटी भी रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके लिए कोई ऐसे हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आप कहेंगे कि बिल्कुल ये एक लक्ष्मण रेखा हो गई और गुजरात में सिर्फ गुजराती लोग ही रह सकेंगे, बाकी लोग रह ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे समझने की बात ये है कि मेजोरिटी में देखा जाएगा, जब किसी स्टेट का आप डिवीज़न कर रहे हो तो मेजोरिटी में ये डिसाइड होगा कि ज़्यादातर वहाँ मेजोरिटी में कौन सी भाषा बोली जाती है, मेजोरिटी में किस लैंग्वेज के लोग रहते हैं, उस आधार पे वहाँ पे फिर वो स्टेट जो हो बन जाएगा। और रहने को तो ऑफकोर्स कोई भी रह सकता है, आप और मैं भी हम जा सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, इस तरीके से, ठीक है। और माइनॉरिटी को जो भी राज्य बनेगा, मान लो उसमें मैंने कहा कि अदर लैंग्वेज वाले भी अगर लोग हैं तो वहाँ पे माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया भी जाता है, उनको कुछ छूट भी दी जाती है, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखें। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लैंग्वेज के आधार पर बंटवारा करे राज्यों का, ठीक है, और ये सारी चीज़ें।
तो ये है दोस्तों पूरा हमारा चैप्टर, और आई होप आपको समझ आया होगा। तो 1 से 2 बार इसको सुन सकते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और जो अंडरलाइन किया है उसको ज़रूर अंडरलाइन करें। खूब सारी मेहनत करें, बड़े सपने देखें, और लड़कियों की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।